नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। फोबिया यानी डर, भय। किसी व्यक्ति पर अगर किसी चीज़ का फोबिया सवार हो जाए फिर उसे चारों तरफ वही नज़र आता है। उसका भय उसे सामान्य स्थिति में आने नहीं देता है। कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी फोबिया हो गया है। उनको हर चीज़ में बीजेपी नज़र आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कोई सवाल पूछे तो उनको बीजेपी का सवाल नज़र आता है। और ऐसे पत्रकारों से भी वो इस तरह की बात करते हैं जो आमतौर पर माने जाते हैं कि कांग्रेस के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं, जो कांग्रेस कवर करते हैं। कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों को इस तरह से अपमानित करना, बार बार अपमानित करना, ये राहुल गांधी की आदत बन गई है। लेकिन मैं उनको दोषी नहीं ठहराता, इसलिए कि वो उनके हाथ में है नहीं। वो एक मानसिक स्थिति है जिसमें वो चले गए। बुधवार को लखनऊ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। लंबे समय बाद यूपी के दो लड़के मिले, लेकिन उन दो लड़कों में वो केमिस्ट्री नज़र नहीं आई। गठबंधन तो हो गया है, 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसमें उसको उम्मीदवार खोजे नहीं मिल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो और राहुल गांधी सामने हो, अमेठी का सवाल, रायबरेली का सवाल ना हो। ख़ासतौर से रायबरेली का इसलिए कि अब उनकी मां सोनिया गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। तो वहां से भी कोई उम्मीदवार आना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा इसकी घोषणा नहीं की है। यही सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया गया था, तो उनका पहला ही सवाल जो है वो बीजेपी की ओर से आया। अब आप देखिए, कोई पत्रकार क्यों इस तरह से पूछेगा चुनाव के समय में। अब मान लीजिए, एक कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, जेपी नड्डा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे होते और वाराणसी से उम्मीदवार की घोषणा न हुई होती, तो जाहिर है उनसे पूछा जाता कि वाराणसी से कौन उम्मीदवार होगा। इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं है जो अनहोनी सी लगे, जो ऐसा लगे कि जो है जानबूझकर टारगेट करने के लिए या परेशान करने के लिए पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसा है इसलिए कि राहुल गांधी को अमेठी का सवाल, रायबरेली का सवाल सताता है। इसलिए जब इस पर कोई सवाल करता है तो उनको लगता है उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको मालूम है कि वो इस पर अभी कुछ बोल नहीं सकते। मैंने पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो पहले आपसे कहा था कि अमेठी के बारे में फैसला 26 अप्रैल को या उसके बाद होगा। 26 अप्रैल को केरल के वायनाड में पोलिंग है, सेकेंड फेज़ की पोलिंग है, उसमें केरल में पोलिंग है। वायनाड की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की राहुल गांधी की, वहाँ भी मतदान जो है 26 अप्रैल को होना है। तो 26 अप्रैल को मतदान हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली के पत्ते खोलेगी। इधर स्मृति ईरानी चुनौती देकर कह रही हैं, दावे के साथ कह रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे। तो अमेठी आएंगे, ये बात उनकी मुझे सही लगती है। अब आप कहेंगे कि क्यों सही लगती है भाई, ऐसा क्या पता चल गया जिसकी वजह से सही लगती है। अगर राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना होता तो अमेठी से उम्मीदवार की घोषणा अब तक हो चुकी होती। अमेठी में उम्मीदवार की घोषणा को रोक कर रखने का एक ही मतलब है कि राहुल गांधी को आना है। वो नहीं चाहते कि वायनाड में मतदान से पहले ये संदेश जाए कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो वायनाड में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वायनाड के लोगों के मन में ये सवाल भी उठेगा कि अगर वो दोनों जगह से जीत गए तो कौन सी सीट रखेंगे। जाहिर है ज़्यादातर लोग यही मानेंगे कि वो अमेठी की सीट रखेंगे, वो उनके परिवार की, उनके ख़ानदान की परंपरागत सीट है। तो वायनाड की बजाय वो अमेठी में अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, वो ज़्यादा एट ईज़ महसूस करेंगे। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इसलिए जो है अमेठी में उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो रही है, इसलिए इस पर सवाल पूछने पर उनका इस तरह का जवाब आता है। आजकल वो बड़े चिढ़े हुए रहते हैं, वैसे तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। सवाल है, वो एक फिल्म आई थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, वैसे ही पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आता है। दरअसल इस तरह का गुस्सा, इस तरह की चिड़चिड़ाहट, इस तरह की खीज निकलती है जब आदमी अपने को अंदर से कमज़ोर महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसके मन के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है और कुछ होने की संभावना
भी नहीं है। ये दो स्थितियां जब बनती हैं तब इस तरह का गुस्सा, इस तरह की खींच, इस तरह की झुंझलाहट सामने आती है जो राहुल गांधी के मामले में आ रही है। कभी वो मंच से पूछने लगेंगे किसी पत्रकार से किस जाति के हो, तो जाति का कार्ड उन्होंने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, उस समय जाति की गणना और जाति का कार्ड काफ़ी चला, वो चला नहीं। फिर अडानी और अंबानी का मुद्दा चलाया, वो चला नहीं, तो आजकल वो अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, आजकल कहते हैं कि बीजेपी 20-25 अमीरों के लिए काम कर रही है। वो भी मुद्दा चलेगा नहीं, क्योंकि जिस मुद्दे में कोई तथ्य ना हो, कोई सच्चाई नहीं हो, देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो अर्थव्यवस्था पूरे देश की, किसी भी देश की हो, वो 20-25 लोगों को सरकारी मदद मिलने या सहायता मिलने से नहीं हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। वो इसलिए नहीं बन गई कि 20-25 लोगों की मदद भारत सरकार कर रही है। तो राहुल गांधी को और उनके करीबियों को, उनके सलाहकारों को पता है कि ये गलत है, फिर भी वो लगातार इस बात को बोल रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसको न्याय पत्र नाम दिया गया, उसमें उन्होंने खटाखट पैसे आते रहेंगे का फॉर्मूला जो है दिया और कहा कि गरीबी को एक झटके में ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि एक झटके में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बुधवार को उनसे पूछा गया कि गरीबी एक झटके में ख़त्म हो सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं, गरीबी एक झटके में तो नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। तो घोषणा पत्र जारी होने और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में मुश्किल से 8-10 दिन का अंतर है, उसी में उनका स्टैंड बदल गया। सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये है कि पिछले 10 साल से अगर आप देखें तो वो किसी एक मुद्दे पर टिकते नहीं, किसी एक मुद्दे को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाते। ये हमारा कोर इशू है, इसको हम सही मानते हैं, इस पर हमारा कन्विक्शन है और इसको हम सही मानते हैं और हमको लगता है कि इसकी गूंज जो है, इसकी रेजोनेंस जो है वो जनता के बीच से हमको मिलेगी, इस पर हमको जनता का समर्थन मिलेगा और इस पर हमको वोट भी मिलेगा। जब ये महसूस होता है किसी नेता को तो वो उस मुद्दे को छोड़ता नहीं है। ये रेजोनेंस, ये गूंज राहुल गांधी को किसी मुद्दे में सुनाई नहीं देती है। वो अपनी ज़िद में कुछ समय तक मुद्दा चलाते हैं, फिर आखिर में छोड़ना ही पड़ता है। पिछले चुनाव में अगर आपको याद होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर खून की दलाली और उसके बाद एयर स्ट्राइक को लेकर कि जो है वहाँ पर केवल घास उखड़ी, इस तरह की बातें की। उसके अलावा जो है राफेल का मुद्दा उठाया, अनिल अंबानी का मुद्दा उठाया, वो चला नहीं, चलाते रहे, उसको बहुत चलाने की कोशिश की, आखिर में सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी सुननी पड़ी। ये सब हुआ, उसके बावजूद 2019 के चुनाव में नारा लगवाते रहे चौकीदार चोर है का, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और जनता को छोड़ दीजिए, मतदाता को छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने सुना नहीं, उसको माना नहीं। तो जो मुद्दा किसी भी नेता के लिए पहला टेस्ट होता है कि उसकी पार्टी का कार्यकर्ता उस मुद्दे को स्वीकार करने को तैयार है कि नहीं। अगर वो स्वीकार करेगा तब वो जनता के बीच में ले जाएगा, तभी उस पार्टी का वो मुद्दा बनेगा, केंद्रीय मुद्दा बनेगा या दूसरे नंबर का मुद्दा बनेगा या तीसरे नंबर का मुद्दा बनेगा। अगर कार्यकर्ता ही कन्विंस नहीं है, अगर आप कार्यकर्ता को अपने कन्विंस नहीं करा पाते हैं किसी मुद्दे पर, तो इससे बड़ी आपकी हार कोई नहीं होती है। चुनाव में हार जीत जो भी हो वो तो बाद में होगी, जब मतदान होगा, वोटों की गिनती होगी, तब नतीजा आएगा। लेकिन पहले से आपकी एक तरह से हार हो जाती है जब आप अपने कार्यकर्ताओं को अपना जो कोर इशू है उसको समझाने में असफल हो जाते हैं। राहुल गांधी के साथ बार बार यही हो रहा है। अब उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है और पिछले कुछ समय से उठाया है और उस पर हालांकि अभी उनकी पार्टी और वो टिके हुए हैं, क्योंकि उनके पास और विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आ गई, यानी तीसरी बार आ गई, मोदी की हैट्रिक बन गई, तो संविधान को बदल देंगे। तो कह रहे हैं संविधान को बदल देंगे, मोदी आएंगे तो, और मोदी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो भी इस संविधान को बदल नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी 55 साल तक इस देश में सत्तारूढ़ रही है। उसने जो धत्कर्म किए हैं वो सब, उसका बैगेज उनके साथ है, उन पर इसलिए किसी को विश्वास नहीं होता। उनके पिता के नाना ने यानी जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 16 संविधान संशोधन किए।
उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए। उनके पिता सिर्फ 5 साल प्रधानमंत्री रहे और 11 संविधान संशोधन किए। मनमोहन सिंह ने 6 संविधान संशोधन किए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान कितने हुए ये मुझे याद नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और सबसे बड़ी बात, 1975 में इमरजेंसी लगाकर जिस तरह से संविधान को निलंबित किया गया, लोगों के मौलिक अधिकार छीने गए, उससे बड़ा संविधान संशोधन, उससे बड़ा संविधान के साथ खिलवाड़, संविधान के साथ मजाक और क्या हो सकता है? संविधान का उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? उसका बहुत ही सही जवाब 1977 में देश के मतदाता ने दिया, कांग्रेस को सत्ता से हटाकर। लेकिन कांग्रेस ने उससे कोई सबक सीखा नहीं है। अब जिस पार्टी का अतीत ऐसा हो, वो पार्टी अगर ये दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का, वो देश की आर्थिक प्रगति के लिए जो ज़रूरी संविधान संशोधन हुए उसके अलावा कोई संशोधन नहीं किया। जीएसटी को लेकर संशोधन हुआ और इस तरह के जो है बेनामी कानून को लेकर हुआ और इस तरह के संशोधन कुछ हुए, लेकिन देश की राजनीति को बदलने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ। लोगों के मौलिक अधिकार छीनने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ। एक अपवाद, बार बार कहता हूँ, उत्तराखंड के एक अपवाद के अलावा 356 का उपयोग 10 साल में एक बार भी नहीं हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के मन में संविधान के प्रति कितना सम्मान है। अगर कोई और सरकार रही होती तो पश्चिम बंगाल और दिल्ली में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका होता, लेकिन नरेंद्र मोदी इसके खिलाफ है कि चुनी हुई सरकार को इस तरह से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह से सत्ता से नहीं हटाना चाहिए। सत्ता से हटाने का अधिकार किसी सरकार को इस देश के मतदाता को है, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहती है। तो मोदी क्या कहते हैं, भाजपा क्या कहती है, इस पर मत जाइए, ये देखिए कि उन्होंने किया क्या है। जितने लंबे समय तक राज्यों में सत्ता में रहे हैं, उसके बाद केंद्र में 16 साल हो गए सत्ता में, 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। इसके बावजूद कोई बड़ा इस तरह का संविधान संशोधन जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश हुई हो, कोशिश भी नहीं हुई। करने की तो बात ही दूसरी है, ना ऐसी कोई घोषणा हुई। इसके बावजूद एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है जो लोगों के बीच पहुंच नहीं रहा है। लोग ये मानने को तैयार, जब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कहते हैं कि बीजेपी फिर से आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल देंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। उनको समझ में नहीं आता कि ये किस दुनिया की बात कर रहे हैं। वो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, वो मोदी का 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा करते हैं और उसमें पाते हैं कि ये बात कहीं दिखाई नहीं देती है, इसलिए भरोसा नहीं होता। और राहुल गांधी जब जब ऐसी बातें करेंगे जिस पर उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा और मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, उनकी बात विश्वसनीय हो ही नहीं पाएगी। वही ये सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की। इस बीच में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है आजकल, कुछ सेकंड का है, राजीव गांधी का है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे और कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। तो अपने पिता की ही बात सुन लेते राहुल गांधी, तो शायद इस मुद्दे को आगे न बढ़ाते, शायद इस मुद्दे पर चुप हो जाते। देखिए, अदालत में कोई मामला तब आता है जब कोई कॉज ऑफ एक्शन बने कि आपने कुछ किया तो उससे रिलीफ के लिए, उससे राहत के लिए दूसरा व्यक्ति, उसका विरोधी जो है, वो दूसरा पक्ष जो है, वो अदालत में जाता है। कोई इस आधार पर अदालत में नहीं जा सकता कि ये हमको कल गाली देंगे, इस आधार पर अदालत में सुनवाई नहीं होगी। अगर गाली देंगे तो उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन बन गया तो तब आपकी सुनवाई हो सकती है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कोई संविधान में इस तरह का बदलाव करेगी जिससे लोगों का मौलिक अधिकार छिनता हो या कम होता हो या डाइल्यूट होता हो, तब वो अदालत में जा सकते हैं, तब वो जनता के बीच में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए हम कहते थे और ये हो रहा है। लेकिन इसके आधार पर कि वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है, इस आधार पर लोग वोट नहीं देने वाले। इसीलिए कांग्रेस की स्थिति लगातार
खराब हो रही है। 2014 में, 2019 में उसको 55 सीटें नहीं मिली और मेरा मानना है कि 2024 में भी नहीं मिलने वाली। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस किस रास्ते पर जा रही है और उस रास्ते पर चलकर वो कहाँ पहुँचने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।